दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आए दिन आप लोगों के 20 से 25 फोन सिर्फ इस बात को लेकर के आते हैं कि कोई ऐसा पीसी बताइए सर जी जो बिल्कुल कम बजट में हो लेकिन परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी हो। बता दो दोस्तों कि मैंने पीसी बिल्ड के ऊपर पीछे कई सारे वीडियो बनाए रखे हुए थे जो कि मेरे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। i3, i5, i7 और i9। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि उसमें बताए गए प्रोसेसर अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि 9600 के या 10700 के या फिर 11700 के। ये सब मार्केट से प्रोसेसर हटा दिए गए हैं, इंटेल कंपनी ने हटा दिए हैं और मार्केट में के सीरीज के प्रोसेसर इस समय नहीं आ रहे हैं। नहीं आने के पीछे का कारण यह है दोस्तों कि अगर के सीरीज का प्रोसेसर अगर पिछले जनरेशन में उनका मार्केट में मिलता रहेगा तो फिर ये इनका 12 जनरेशन जो इन्होंने अभी नया लॉन्च किया है, ये प्रोसेसर, मदरबोर्ड और रैम इनकी सेल नहीं होगी। बता दो दोस्तों कि ये एक 12 जनरेशन 4K एडिटिंग पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो है और इसमें जिस प्रोसेसर के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं वो प्रोसेसर का नंबर है 12700K यानी कि 12700K। बता दो दोस्तों कि 12700K प्रोसेसर एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और इसके साथ कौन सा हम मदरबोर्ड लगाएंगे तो इसका पूरा परफॉर्मेंस बाहर निकल करके आएगा, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। दूसरी बात कि इसके साथ हम रैम कौन सा लगाएंगे तो ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आज के इस पीसी बिल्ड के वीडियो में हमें कौन कौन से पार्ट लगाने हैं और उनका नंबर क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि इसकी प्राइस कितनी है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए पार्ट सेलेक्ट करके Amazon पे मैंने रख रखे हुए हैं और यहीं से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि आप कौन सा प्रोसेसर, कितने नंबर का प्रोसेसर आप लेंगे और उसके साथ मदरबोर्ड कौन सा लेंगे, रैम कौन सा लगाएंगे, पावर सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, कैबिनेट कौन सा लगाएंगे, SSD कौन सी होनी चाहिए। इन बिंदुओं पे हम बारीकी से बात करेंगे और एक दूसरे से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोसेसर आज आप लोगों को मैं सजेस्ट करने वाला हूं वह है 12700K। ये कोर i7 प्रोसेसर है और ये 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की काम करने की क्षमता 10 या 11 जनरेशन के कोर i7 प्रोसेसर से काफी ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो आर्किटेक्चर यूज किया गया था दोस्तों उससे इसका आर्किटेक्चर अलग है और उससे बेहतर इस प्रोसेसर को बनाया गया है। बढ़ते क्रम में दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक 12 कोर का प्रोसेसर है और इसमें जो इंटेल कंपनी ने अब की बार सॉकेट यूज किया है वो है 1700 यानी कि 1700। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 125 वाट की प्रोसेसर है और ये काफी बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देती है। पिछले जनरेशन की बात करें दोस्तों तो 9 जनरेशन, 10 जनरेशन या 11 जनरेशन इसमें प्रोसेसर के वाटेज कम थे, क्योंकि इस प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ाई गई है तो उसके काम करने के लिए इसके वाट भी बढ़ाए गए हैं। बात प्रोसेसर की चल रही है दोस्तों तो मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि ये प्रोसेसर पहले के प्रोसेसर से ज्यादा हीट होता है, तो इसकी हीटिंग के ऊपर खास करके ध्यान देना पड़ेगा और प्रोसेसर के ऊपर जो हीट सिंक लगने वाली है वो एक बेहतर क्वालिटी की हीट सिंक होनी चाहिए। अगर आप खुद से भी पीसी बिल्ड करते हैं तो हमेशा प्रोसेसर कूलिंग के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इसकी कूलिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं रही तो दोस्तों ये प्रोसेसर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले जो प्रोसेसर हमारे आया करते थे जैसे कि 4th जनरेशन में वो नॉर्मल प्रोसेसर हुआ करते थे, लेकिन जब से 6th जनरेशन प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने लेकर के अपना मार्केट में आया तो उन्होंने उसमें एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी लेकर के आई थी, टर्बो टेक्नोलॉजी। टर्बो टेक्नोलॉजी क्या है मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि जब आप इस प्रोसेसर को अपने काम में लेंगे और अभी आप अगर कोई हैवी वर्क इनको नहीं दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रेंडर नहीं लगाए हैं, तो ये प्रोसेसर आपका 3.6 गीगाहर्ट्ज तक काम करेगा जो कि इसकी नॉर्मल स्पीड है। लेकिन जैसे ही आप इसे हैवी वर्क देंगे, जैसे कि आपने रेंडर लगा दिया या कोई कन्वर्टर पे आपने कोई वीडियो को कन्वर्ट करने के लिए लगा दिया, तो वहां पे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ करके 5 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपनी ने खुद यहाँ पे बता रखा हुआ है कि इसके सारे कोर अनलॉक हैं और अनलॉक होने के साथ साथ दोस्तों इसे जब आप पूरे लोड पे देते हैं प्रोसेसर को तो इस प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो 5 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ जाता है। अगली जानकारी मैं आप लोगों को ये दे दूं कि इसके अंदर जो कैश मेमोरी है वो 25 MB की मिलने वाली है L3 में, तो ये पहले के प्रोसेसर से काफी तेज परफॉर्मेंस देने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 40,000 रुपए है। ऑफलाइन मार्केट में दोस्तों आपको ये 37 से 38,000 रुपए में मिल जाना चाहिए।
क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को बताता आया हूं कि मैं यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स की जानकारी या फिर उनकी गुणवत्ता के विषय में बात करता हूं। मैं कभी यहाँ पे प्राइस वगैरह की बात नहीं करता कि नहीं ये इसका फिक्स प्राइस है, इतने में आपको मार्केट में मिल ही जाएगा। इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि कंप्यूटर पार्ट के रेट काफी फ्लक्चुएट हुए हैं और पहले के मुकाबले कंप्यूटर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो लेने से पहले अपने ऑफलाइन मार्केट में पता कर लीजिएगा और जिस दुकान पे सबसे सस्ता आपको मिल रहा हो वहां से ले लीजिएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी बताए गए पार्ट के नंबर चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे कि प्रोसेसर का नंबर है यहाँ पे कोर i7 12700K यानी कि 12700K। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये DDR5 रैम सपोर्टेड प्रोसेसर है और DDR5 ही सपोर्टेड आपको मदरबोर्ड भी इसके साथ लेना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके आप इस प्रोसेसर को खरीदते हैं और इसके साथ अगर आप DDR4 रैम लगा रहे हैं दोस्तों तो आपको परफॉर्मेंस में कमी दिखेगी। साथ ही साथ अगर आप मदरबोर्ड भी DDR4 सपोर्टेड ले रहे हैं तो फिर आपको इस प्रोसेसर को लेने से कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देगा। तो मेरी ये गुजारिश है दोस्तों कि कभी भी जब आप 12700K प्रोसेसर खरीदें, ध्यान रखिएगा साथ ही साथ आपको DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड लेनी है और DDR5 सपोर्टेड रैम भी लेना है। दोस्तों मुझे यहाँ पे जो सबसे सस्ता और सबसे बेहतर मदरबोर्ड दिखाई दिया इस प्रोसेसर के लिए जिसपे पूरा परफॉर्मेंस निकाल करके बाहर लेकर के आएगा, तो वो मदरबोर्ड मिला मुझे दोस्तों MSI Pro का Z690A। इस मदरबोर्ड की खासियत यह है दोस्तों कि ये DDR5 रैम सपोर्टेड मदरबोर्ड है। आगे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये 6400 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट कर सकता है, वो भी ओवरक्लॉक करने की स्थिति में। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड 24,000 रुपए के आसपास अगर मिल जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। आज से अगर 3 से 4 महीने पहले जिन्होंने गूगल या अमेज़न पे सर्च किए होंगे मदरबोर्ड का रेट, तो वो जानते होंगे 40,000, 45,000, 42,000 से नीचे कोई भी मदरबोर्ड मार्केट में नहीं थे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसी वजह से अभी तक मैंने 12 जनरेशन प्रोसेसर और मदरबोर्ड के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि पार्ट के प्राइस इतने ज्यादा थे कि उस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास उतने पैसे तो होते नहीं है कि मैं वीडियो बना दूंगा और वो जाकर के खरीद लेंगे और अपना कंप्यूटर असेंबल करके चलाने लग जाएंगे। पैसे की तंगी सभी लोगों के पास है और फोटोग्राफर की या एक एडिटर की स्थिति क्या है ये मेरे से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है, क्योंकि मैं खुद एक पेशे से एडिटर हूँ और मैं आप लोगों के तकलीफ को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता हूँ। इस मदरबोर्ड की खासियत के विषय में आगे बात कर ले दोस्तों, तो ये मदरबोर्ड M.2 4th जनरेशन NVMe सपोर्टेड मदरबोर्ड है, जिसमें आप जनरेशन 4 की M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4th जनरेशन M.2 SSD ये कौन सी बीमारी मार्केट में नहीं आ गई, तो उस बीमारी के विषय में भी बात करेंगे दोस्तों कि वो क्या चीज है और नॉर्मल M.2 NVMe में और 4th जनरेशन M.2 NVMe में क्या अंतर है और क्यों लगाना चाहिए इस मदरबोर्ड के साथ और लगाने के बाद क्या बेनिफिट दिखाई देगा, उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं कि किसी भी मदरबोर्ड की खासियत उसके VRM पे होती है, यानी कि जब हम रेंडर लगाते हैं दोस्तों तो हमारा CPU 100% लोड पे चला जाता है और उस स्थिति में प्रोसेसर के ऊपर जितनी लोड बन रही होती है वो सारा लोड उठा करके पावर सप्लाई सेक्शन को जाता है और पावर सप्लाई सेक्शन हमारे उस लोड को झेलता है और मदरबोर्ड में उस पावर सप्लाई सेक्शन का नाम होता है VRM, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इसका VRM सेक्शन है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कंपनी यहाँ पे लिख करके दे रही है कि 14 फेज की इसकी VRM है। मतलब अगर नहीं समझ में आया तो बस इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर इस मशीन पे लगा करके अगर आप 12 के 12 घंटा अगर रेंडर छोड़ दें तो भी इस मशीन का कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ इस मदरबोर्ड की अगली खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें M.2 NVMe 3 SSD आप लगा सकते हैं और इसमें रैम के लिए 4 स्लॉट हैं, तो 4 स्टिक आप रैम के भी लगा सकते हैं। वैसे तो अब नॉर्मल सभी मदरबोर्ड में 4 स्लॉट आने लग गए हैं, पर इस मदरबोर्ड में कुछ और फीचर्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं रैम से संबंधित। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेमोरी बूस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि जब इस मशीन पे आप लोड देंगे यानी कि जब ये रेंडर पे जाएगा और जब मशीन को इस बात का एहसास होगा कि हमें रैम की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिक रैम ओवरक्लॉक पे चला जाएगा और ये बूस्ट हो जाएगी। और अगर आप 6400 मेगाहर्ट्ज तक का रैम लगा रखे हैं तो पूरा 64 का 64 मेगाहर्ट्ज रैम यूज में ये ले लेगा। आगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4th जनरेशन इसमें SSD सपोर्टेड ये स्लॉट इन्होंने बना रखी है, जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे जिसपे ये हीटसिंक लगी है। तो आगे इस बात को ध्यान में रखना है कि 4th जनरेशन का जो आपका SSD है वो इस डिब्बी में लगनी चाहिए और बाकी के SSD आपको नीचे लगने चाहिए। SSD लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी SSD ऊपर नीचे ना हो।
नहीं तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज सवाल चलता है कि सर जी का मैं वीडियो देख लूंगा और मैं खुद से मशीन जा करके खरीद करके असेंबल करा लूंगा। मेरे भाई अच्छी बात है और मैं वीडियो बनाता भी हूँ यही सोच करके कि आप लोग देख करके मशीन खरीदें और खरीद करके खुद से असेंबल कर लें। लेकिन अगर आप खुद नहीं असेंबल कर रहे हैं और किसी दुकानदार के भरोसे हैं और अगर एक भी पार्ट अपने सही जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर लगा दिया गया तो उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन दिखाई देगा। मतलब कि जो सोच करके आपने इतना पैसा लगा करके और इस कंप्यूटर को खरीदा है उसके हिसाब से आपका कंप्यूटर स्पीड नहीं देगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोर i5 मशीन लगी है और बहुत फास्ट चलती है, बहुत बेहतर वो काम निकाल लेते हैं, उनका मशीन भी हैंग नहीं होता है, उनका एडीएस भी क्रैश नहीं होता है। और आप कोर i7 लगा रखे हैं लेकिन उसके बाद भी आपके एडीएस बार बार हैंग होते हैं, आपके एडीएस बार बार क्रैश होते हैं, जबकि उनका मशीन कम से कम 3 से 4 साल पुराना है और आपकी मशीन जो है वो तत्काल में आपने खरीदी है, लेटेस्ट मशीन है, उसके बाद भी आप उनके मशीन को टक्कर नहीं दे पाते हैं। क्यों? ये इस वजह से होता है दोस्तों कि आधी अधूरी जानकारी की वजह से उल्टा सीधा सामान को खरीद लेना या दुकानदार के द्वारा ले लेना और उनके बताए हुए सामान को ले करके जैसे तैसे कंप्यूटर को फिट करा लेना और फिट करा करके उसमें एडीएस या उनका सॉफ्टवेयर लेकर के डाल करके काम को चालू कर देना। अगर इस तरीके से आप काम कर रहे हैं दोस्तों तो कभी भी आपका मशीन बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगा। बड़ा मायने रखता है दोस्तों मशीन के लिए प्रोसेसर का चुनाव, साथ ही साथ प्रोसेसर के लोड को देखते हुए और अपने काम और अपने वर्क के लोड को देखते हुए एक परफेक्ट मदरबोर्ड का चुनाव। उस मदरबोर्ड में क्या क्या फैसिलिटी है, उसकी स्पीड क्या है, उसके VRM की पावर कितनी है, उस मदरबोर्ड में कौन कौन सी फैसिलिटी है, इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके मिक्सिंग के लिए एक कंप्यूटर असेंबल किया जाता है। बहुत सारे मेरे बंधु जानते होंगे कि मिक्सिंग की दुनिया में नॉर्मल रैम नहीं लगाई जाती है, मिक्सिंग के लिए अलग ही रैम आती है और गेमिंग के लिए भी अलग रैम आती है। क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले मार्केट में रैम के नाम पर सिर्फ रैम ही आता था, कोई VIP अलग से कोई रैम नहीं आता था कि आप गेमिंग के लिए अलग रैम लगाएंगे या एडिटिंग के लिए अलग रैम लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अब समय बदल गया है क्योंकि कंपनी ने भी इस बात को देखी कि लोगों को जरूरत है हाई परफॉर्मेंस की, तो कंपनी वालों ने भी एडिटिंग और गेमिंग के लिए अलग रैम का निर्माण किया और नॉर्मल जो पीसी चलाते हैं, जिनको फोटोशॉप वगैरह चलाना है या कोरल ड्रॉ चलाना है या फिर इंटरनेट पे बैठ करके काम करना है, सर्फिंग या ब्राउजिंग करनी है, उनके लिए अलग रैम उन लोगों ने बनाया। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये 12th जनरेशन सपोर्टेड आपका ये मदरबोर्ड है और यहाँ पर MSI कंपनी इस बात को स्पष्ट करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेबल परफॉर्मेंस, यानी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना भी आप लोड दे दें ये मदरबोर्ड बैठेगी नहीं और एक बराबर एक ही रफ्तार से ये परफॉर्मेंस देगी। साथ ही साथ दोस्तों इस मदरबोर्ड में एक खासियत और है जिसको हम स्मार्ट कूलिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि जब ये मदरबोर्ड हीट होगी तो ऑटोमेटिक इसके CPU से जो इसका VRM कनेक्ट है और जो फैन आपने पूरे PC के अंदर लगा रखा हुआ है, चाहे वो रियर फैन हो, फ्रंट फैन हो या टॉप के तरफ फैन लगा हुआ हो या फिर आगे की तरफ जो फैन लगा हुआ हो, PC हीट होने की कंडीशन में ऑटोमेटिक सारे फैन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएंगे और जब PC अपने आप जब ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप एक से ज्यादा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जूम करके दिखा दूं दोस्तों कि यहाँ पे 3 ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड क्यों लगाना है और इसमें क्या ग्राफिक कार्ड लगाना है वो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप एडोब के किसी सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं जैसे कि आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो, तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी है। और ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाएंगे? ग्राफिक कार्ड आपको लगाना है दोस्तों DDR6 6GB या फिर 8GB, वो भी एनवीडिया कंपनी का। ATI का कार्ड आपको नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप EDS के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो EDS 8 हो, EDS 9 हो, EDS 10 हो, तो आपको इसमें ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एडिटिंग भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर लेंगे इस मदरबोर्ड के अंदर और साथ ही साथ उसको आप एक्सपोर्ट भी फटाफट कर लेंगे। इस मदरबोर्ड और प्रोसेसर के ऊपर मैंने कई सारे मशीन असेंबल किए हैं और मैं अपना अनुमान आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप 1 घंटे का रेंडर लगाते हैं तो इस मशीन के अंदर 20 से 22 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट 1 घंटे का रेंडर हो जाएगा, वो भी पूरे भरपूर इफेक्ट के साथ। ये टाइमिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मशीन को असेंबल करने की गुणवत्ता के ऊपर भी निर्भर करती है। साथ ही साथ कुछ बायोस में इसके बदलाव किए जाते हैं और बायोस में जाकर के कुछ सेटिंग को चेंज किए जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस निकल करके आती है। इस मदरबोर्ड के अंदर एक और बहुत ही जबरदस्त फीचर्स है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को देना जरूरी समझता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 HDMI की पोर्ट कंपनी ने दे रखी है, यानी कि आप डबल मॉनिटर एक ही मदरबोर्ड में लगा करके चला सकते हैं।
मदरबोर्ड लेने से पहले दोस्तों इसका नंबर आप नोट कर लेंगे, MSI Pro Z690A। दोस्तों अगली बात मैं रैम के ऊपर करने वाला हूं आप लोगों से, और मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि DDR5 रैम की रेट बहुत ही ज्यादा है इस समय। रेट कंपनी और उसके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मुझे जो एक रैम यहाँ पे मिली है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस रैम का नाम है ADATA, और ADATA काफी प्रचलित कंपनी है, ये सभी लोग जानते हैं, और काफी लंबे समय से ये रैम वगैरह बनाती है। इनके स्टोरेज भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि मेमोरी कार्ड वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। और ये DDR5 रैम बना रही है काफी कम प्राइस में, और यहाँ पे इनका 16 GB का रैम का जो प्राइस है वो लगभग 14,000 रुपये ऑनलाइन दिखा रहा है। तो अपने ऑफलाइन मार्केट में आप ये पता कर लीजिएगा कि DDR5 रैम 8 GB की 2 स्टिक कितने की आ रही है। अगर किंगस्टन कंपनी में या फिर जी स्किल कंपनी में आपको रैम मिल जाती है DDR5 में, और अगर आपके बजट में वो फिट बैठता है, तो आप ADATA को छोड़ करके कोर्सियर या फिर जी स्किल के साथ जा सकते हैं। कंफ्यूजन होने पे आप मुझे रैम की फोटो व्हाट्सएप पे भेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। अगली जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं दोस्तों M.2 NVMe 4th जनरेशन SSD के बारे में। और मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करा दूंगा दोस्तों कि M.2 NVMe में 4th जनरेशन में और बाकी जो पहले SSD आए थे उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियर देख सकते हैं दोस्तों कि जो इसकी रीड और राइट की स्पीड है वो तकरीबन 7000 MB पर सेकंड की स्पीड है। यानी कि आप जब नॉर्मल डेटा कॉपी करेंगे तो तकरीबन 4100 MBPS पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, और जब आप कोई ज्यादा डेटा, हैवी डेटा आप कॉपी पे लगाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 7000 MBPS पर सेकंड की स्पीड ये SSD आपको देगी। ये जो प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन 9,000 रुपए, ये 500 GB का प्राइस है, और आपको लगाना है 250 GB। तो मेरे ख्याल से मार्केट में आपको 35 या 3700 रुपए का मिल जाना चाहिए। ये अपने ऑफलाइन मार्केट में आप पता कर लीजिएगा। और वेस्टर्न डिजिटल का SN 850 नंबर का SSD ये आप ले लीजिएगा। लेते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डब्बे पे जनरेशन 4 लिखा होगा, और इसकी जो स्पीड है 7000 MBPS ये उस पे छपा हुआ होगा। इस दोनों चीज को आप पढ़ने के बाद ही SSD को खरीदेंगे। इसकी जगह पे अगर कोई नॉर्मल आपको SSD दे रहा है, जैसे कि तकरीबन 2500 से 3000 MBPS के SSD पहले आते थे, अगर वो भी लगाना चाहते हैं तो लगाइएगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि आप 12th जनरेशन मशीन असेंबल कर रहे हैं और इतना पैसा डाल रहे हैं, तो मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि आप नॉर्मल SSD के साथ जाइए। रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, 400 से 500 रुपए का डिफरेंस है, उससे ज्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हो गई दोस्तों 250 GB की SSD आपके C ड्राइव के लिए। अब बात करते हैं आपके स्टोरेज के लिए। तो दोस्तों अब की बार इस वीडियो में मैं स्टोरेज के लिए आपको हार्ड डिस्क नहीं बताने वाला, मैं आपको SSD बताने वाला हूँ। दोस्तों डेटा स्टोरेज के लिए किंगस्टन का NV1E 1 TB SSD आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही कम प्राइस का है और आपको परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों इस SSD की स्पीड की। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 2100 MBPS इसकी स्पीड है रीड और राइट की। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक तरीके से उदाहरण दे करके समझा देता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसा कि अगर आप डेटा स्टोरेज के लिए SSD लगाते हैं और उसमें आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह या कोई शादी की एडिटिंग की वीडियो रख करके आप काम कर रहे हैं, तो जो एक हार्ड ड्राइव स्पीड देती है वो तकरीबन 100 MBPS की स्पीड देती है। ये हम सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते थे तो इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। हार्ड ड्राइव के मुकाबले दोस्तों ये तकरीबन 21 गुना तेज चलेगा, यानी कि वो 100 MBPS की स्पीड आपकी देती थी और ये 2100 MBPS की स्पीड है, यानी कि एक हार्ड ड्राइव के मुकाबले ये SSD 21 गुना ज्यादा तेज चलेगा। यानी कि पलक झपकते ही आपका डेटा कॉपी, एडीएस को आपने स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट को लोड किया, बगैर समय गवाए सारा का सारा प्रोजेक्ट आपके एडीएस के अंदर लोड हो जाएगा। रेंडर लगाने में जब आप F11 प्रेस करके कंप्यूटर को अपना रेंडर का कमांड देते हैं तो वहां पे कंप्यूटर आपका बफरिंग करने लगता है और गोल गोल वहां पे कर्सर पे आपका गोला बनने लगता है, घूमने लगता है। अब की बार इस SSD को लगाने के बाद ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपने बटन प्रेस किया, F11 आपने दबाया, वहां पे आपने कमांड दी, फाइल का नाम लिखा और आपने सेव पे क्लिक किया और तुरंत आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बता दूं दोस्तों कि SSD के अंदर कोई डिस्क नहीं लगी होती है और इसके अंदर एक मेमोरी होती है। हार्ड ड्राइव स्लो चलने का कारण यह है दोस्तों कि उसमें मैकेनिकल पार्ट लगे होते हैं और उसमें डिस्क लगी होती है जो कि घूमती है, तो इसके वजह से वो स्लो काम करती है, जबकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। आगे मैं आप लोगों को यह भी स्पष्ट करा दूं दोस्तों कि ये 1000 GB की स्टोरेज है, यानी कि 1 TB की स्टोरेज है। ये 2100 MBPS इसकी पर सेकंड की स्पीड है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो भी काफी नामी गिरामी कंपनी है, यानी कि किंगस्टन का बनाया हुआ ये SSD है। इस पे किसी भी तरीके से कोई संदेह नहीं किया जा सकता है इसके गुणवत्ता के ऊपर।
लगे हाथ में आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों कि जिनके पास बजट कम है और अगर वो SSD 1 TB का नहीं लगाना चाहते हैं D ड्राइव के लिए, तो फिर वो वहां पे हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं 2 TB का। पर 2 TB का भी हार्ड ड्राइव दोस्तों 4042 रुपए से नीचे नहीं आएगा और आपका लगभग 7000 या 6500 रुपए का ये आपको 1 TB का SSD मिल जाएगा। तो मैं तो हमेशा आपको यही कहूंगा कि D ड्राइव के लिए आप कभी भी SSD का ही आप उपयोग करें, क्योंकि हार्ड ड्राइव में आप अगर डेटा और प्रोजेक्ट रख करके काम करते हैं तो मशीन आपकी बफरिंग करेगी। बफरिंग से बचना चाहते हैं तो हार्ड ड्राइव को छोड़िए और हार्ड ड्राइव को छोड़ करके SSD की तरफ बढ़िए। थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन एक बात और भी बता दूं दोस्तों कि ये मशीन ही आपको पैसा कमा करके देगा। तो मशीन को उस लायक बनाइए कि आपको एक दिन के अंदर जहां एक काम या 2 काम बना पाते थे, वहां पे एक दिन के अंदर 3 से 4 काम आप बना सकें। CPU कूलर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कूलर मास्टर का MH612। ये ऑफलाइन में आपको तकरीबन 5 से 5,500 रुपए की मिल जाएगी। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये 6 हीट पाइप विथ निकल प्लास्टिक बेस के साथ आता है। इसकी बनावट भी काफी खूबसूरत है, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ये पूरे तरीके से RGB भी है। साथ ही साथ दोस्तों इसके RGB को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ एक रिमोट भी आता है। और इस हीटसिंक की सबसे खास चीज ये है दोस्तों कि इसके दोनों साइड फैन लगे हुए हैं, यानी कि एक तरफ से हवा इसको अंदर की तरफ देगा और दूसरे साइड से ये गर्म हवा बाहर निकाल करके फेंकेगा। क्योंकि प्रोसेसर 125 वाट की है और प्रोसेसर काफी हीट होती है दोस्तों। जो 12th जनरेशन मशीन को चला रहे हैं वो जानते होंगे, क्योंकि वो बहुत तगड़ी प्रोसेसर है और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल करके देती है। तो अगर आप CPU कूलर में कोताही करेंगे दोस्तों, अगर वहां पैसा बचाने की आप अगर सोच रहे होंगे 1000-2000 रुपए, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रोसेसर से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो नॉर्मल हीटसिंक लगा करके प्रोसेसर को चलाए हैं और उनके प्रोसेसर जल गए हैं। तो कभी भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा और हमेशा पावरफुल प्रोसेसर के साथ एक बहुत ही बेहतर CPU कूलर लगाने का प्रयास करिएगा। इसके साथ साथ इसके डब्बे में पूरी इसकी कंप्लीट फिटिंग आती है, जो कि आसानी से आप खुद भी लगा सकते हैं या फिर आप जहां से असेंबल करा रहे हैं वहां से उस दुकानदार से लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन सारे पार्ट को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई की। तो वो पावर सप्लाई मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, कॉर्सर का CB650। ये पावर सप्लाई बहुत ही बेहतर पावर सप्लाई है दोस्तों और मैं काफी लंबे समय से इस पावर सप्लाई को यूज कर रहा हूं। मैंने जितने भी PC बिल्ड के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, मैं हमेशा ही कॉर्सर का ही सप्लाई आप लोगों को बताता हूं लगाने के लिए, क्योंकि इस पे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर मिलती है और ये ड्रॉप नहीं करता है, कभी भी ट्रिप नहीं करती है। और लाइट में अगर आपकी फ्लक्चुएशन भी है तो ये CPU को बंद नहीं होने देता है। बात बाकी दोस्तों CPU आपकी महंगी है तो हमेशा बढ़िया पावर सप्लाई उसमें लगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा बाकी के CPU पे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। और अगर जाना है तो सिर्फ हमारा पावर सप्लाई ही जाकर के रुक जाएगा। और पावर सप्लाई का क्या है दोस्तों, इसको तो आप कंपनी में भेज देंगे, आपको दोबारा से फिर कंपनी नई पावर सप्लाई आपको भेज देगी। तो कभी भी रिस्क ना लेते हुए कॉर्सर का ही पावर सप्लाई आप लोगों को लगाना चाहिए। बाकी की बहुत सारी खूबियां इस पावर सप्लाई के अंदर है, अगर मैं बताने लग जाऊंगा दोस्तों तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट की। तो वो कैबिनेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, एंट स्पोर्ट ICE 311MT। ये मिड टावर ATX कंप्यूटर केस है दोस्तों। इसमें फैन लगाने की चारों तरफ से सुविधाएं हैं, इसमें लगे लगाए फैन भी आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ऊपर भी फैन लगा सकते हैं आप, पीछे साइड भी फैन लगा सकते हैं और फ्रंट में भी 3 फैन लगा सकते हैं। ये CPU का कैबिनेट काफी हवादार है और आपकी मशीन गर्म नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मिक्सिंग करने वाले हम लोग जो हैं, हम लोग की मशीन एक बार अगर सुबह चालू हो गई तो जब तक दुकान की शटर बंद नहीं हो जाएगी मशीन चलती ही रहती है। तो कैबिनेट का चुनाव हमेशा हवादार देख करके करना चाहिए कि हमारा मशीन गर्म ना हो। और ये उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस बात की समस्या नहीं होगी कि कौन सा मशीन असेंबल किया जाए और कोर i7 में कौन सा प्रोसेसर लिया जाए। इस वीडियो को देख करके आप कंप्लीट PC असेंबल कर सकते हैं या फिर करा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट फिर करा दूं वीडियो को खत्म करते करते, कि जो प्रोसेसर आपको लेना है वो 12700K लेना है, 12700KF नहीं लेना है। यानी कि K के आगे नॉर्मल अगर आपको 12700 दे रहा है तो 12700 भी नहीं लेना है, या फिर 12700KF दे रहा है तो वो भी नहीं लेना है, या फिर 12700F दे रहा है तो भी नहीं लेना है। ओनली यही लेना है जो कि आप देख पा रहे होंगे, 12700K। दुकानदार आपको कितना भी ब्रेन वॉश करे, आपको कितना भी समझाए कि सर वही परफॉर्मेंस है, आपको सस्ता मिल जाएगा, 4000 बच जाएंगे, 3000 बच जाएंगे, सीधा बोलिए नहीं भैया, मुझे जो चाहिए आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो आप स्पष्ट रूप से हमें बता दीजिए, हम किसी दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। बात बाकी कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही हैं और आप दुकानदार के पास जाकर के पहुंच गए हैं और वहां जाकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दोस्तों मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है। तत्काल मुझे फोन करिए और मेरे से बात करके जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आप डायरेक्ट मुझे दुकानदार से भी बात करवा करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत करवा सकते हैं।
पीसी बिल्ड के ऊपर बनाई गई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी फोटोग्राफर हैं सबके पास इस वीडियो के लिंक को अभी तुरंत शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके एक बेहतर मशीन असेंबल कर सकें। साथ ही साथ तुरंत वीडियो के कमेंट में जाकर के मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। और वीडियो आपको पसंद आ गई है और ये जानकारी आपको अच्छी लग गई है ये मुझे पता है, तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए इस बारे में भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और वो जानकारी भी मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये जो प्रोसेसर है ये DDR5 सपोर्टेड प्रोसेसर है। इसमें आप मदरबोर्ड कभी भी DDR4 सपोर्टेड मत लगाइएगा और ना ही DDR4 रैम लगाइएगा, नहीं तो आपको इस प्रोसेसर के ऊपर मिलने वाली परफॉर्मेंस में कमी दिखेगी और आपका लगाया हुआ पैसा बेकार चला जाएगा। तो 2 या 4 दिन या 10 दिन बाद पीसी असेंबल करिए, ठीक है, लेकिन जो मदरबोर्ड और जो प्रोसेसर, जो रैम और जो SSD मैंने बताई है उसको अगर आप लगा लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अब तक इतना बेहतर पीसी परफॉर्मेंस आपने नहीं देखी होगी जो मैंने इस वीडियो में बना करके बताया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।